हेलो, मेरा नाम है गिरीश और आज की हमारी कहानी दो दोस्तों की, उनकी डिटर्मिनेशन की और एक बहुत बड़ी कंपनी की। अब सबसे पहले, आप और मैं दोस्त हैं। हम दोनों मिलकर के एक कंपनी चालू करना चाहते हैं। एक आइडिया है हमारे दिमाग पे, एक टेक्नोलॉजी है हमारे दिमाग में जिस पर हम काम करना चाहते हैं। लेकिन हमारे साथ दो समस्याएं हैं, ना तो आपके पास और मेरे पास पैसे हैं, और दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस टेक्नोलॉजी पे हम काम करना चाहते हैं उसे सारी दुनिया फेल मान रही है। अब जब सारी दुनिया इसे फेल मान रही है तो हमारे पास फंडिंग भी नहीं आने वाली, यानी पैसों की तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। अब अगर इस टेक्नोलॉजी पे हम एक कंपनी चालू करेंगे तो उस कंपनी का क्या हाल होगा। ज़्यादातर लोग ये सोच करके डिस्करेज हो जाएंगे और कंपनी चालू नहीं करेंगे। लेकिन 2003 में दो दोस्तों ने ऐसे ही मिलकर अपनी कुछ जमा पूंजी और दोस्तों से मांगे उधार पर एक कंपनी चालू की, जिसकी आज 2021 में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। $1 ट्रिलियन कितने होते हैं रुपयों में? बहुत होते हैं। तो अगर ये दोनों दोस्त भी डिस्करेज होकर के अपना आइडिया ड्रॉप कर देते तो आज शायद ये कंपनी दुनिया में नहीं होती, और मुझे लगता है अगर ये कंपनी दुनिया में नहीं होती तो दुनिया का भी बहुत लॉस होता। हम बात कर रहे हैं टेस्ला मोटर्स की। जी हाँ, 2003 में मार्टिन एबरहर्ट और मार्क टार्पनिंग, दो दोस्त जो सिलिकॉन वैली में एंटरप्रेन्योर्स थे, इन दोनों दोस्तों ने मिलकर 2003 में टेस्ला मोटर कॉर्प को चालू की। अब इस कंपनी की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। एबरहर्ड ने टेस्ला मोटर्स सिर्फ इसलिए चालू की क्योंकि उन्हें स्पोर्ट्स कार में दिलचस्पी थी। वो अपने लिए एक स्पोर्ट्स कार चाहते थे और उनका मानना था कि जो फॉसिल फ्यूल्स पे चलने वाली स्पोर्ट्स कार है उससे बेहतर स्पोर्ट्स कार इलेक्ट्रिक बनाई जा सकती है। इस आइडिया के साथ उन्होंने अपने दोस्त को अप्रोच किया और अपना प्रपोजल रखा। दोनों दोस्तों ने पहले भी साथ में काम किया था तो उन्होंने सोचा इस प्रोजेक्ट पे भी साथ में काम कर सकते हैं। दोनों ने अपनी कुछ जमा पूंजी और दोस्तों से मांगे हुए उधार के पैसों पर टेस्ला मोटर कॉर्प को चालू किया। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, 2003 में जब ये दोनों दोस्त मिलकर इस कंपनी को चालू कर रहे थे तो दूसरी तरफ अमेरिका की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी जनरल मोटर्स अपनी इलेक्ट्रिक कार्स EV1 को मार्केट से कॉल बैक करके डिस्ट्रॉय कर रही थी। उनका कहना था कि ये टेक्नोलॉजी सस्टेनेबल नहीं है और इलेक्ट्रिक कार्स पे काम करना बेकार है। अब जब सारी दुनिया इलेक्ट्रिक कार्स को फेल मान रही थी तब आप समझ सकते हैं इन दोनों दोस्तों ने कितनी मुसीबतों का सामना किया होगा। दोनों दोस्तों के पास पैसे नहीं थे और कोई भी इन्वेस्टर इस कंपनी में पैसा नहीं डालना चाहता था, क्योंकि इन्वेस्टर्स भी हर किसी की तरह यही मानते थे कि इस टेक्नोलॉजी में पैसा डालना यानी नुकसान का सौदा होगा। तो जाहिर सी बात है इस टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करने के लिए भी एक सनकी आदमी की जरूरत, और ऐसा सनकी आदमी इन्हें मिला इलॉन मस्क के रूप में। अब इलॉन मस्क बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो ज़रूर पढ़िएगा इलॉन मस्क के बारे में। मुझे लगता है दुनिया में बहुत ही कम ऐसे सनकी और पागल लोग होंगे जो नई टेक्नोलॉजी और आइडियाज़ के लिए इस हद तक पागल हो सकते हैं। जी हाँ, ये एक इंस्पायर करने वाला आदमी है, तो इस आदमी के बारे में ज़रूर पढ़िएगा। अब 2004 में इलॉन मस्क ने इस कंपनी में कुछ पैसे इन्वेस्ट किए। जब तक मैंने इस कंपनी के बारे में पढ़ा नहीं था मुझे ये लगता था कि शायद इलॉन मस्क ही टेस्ला मोटर कॉर्प का फाउंडर है, लेकिन ये गलत था। इलॉन मस्क सिर्फ एक इन्वेस्टर थे जिन्होंने 2004 में इस कंपनी में लगभग $30 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। CNBC sat down with them to talk about the earliest days at Tesla. There are a lot of people who don't realize that you started the company. How do you respond to people who think that Elon is the creator of Tesla? Elon was, investor in Series A. He was very supportive always, financially and on the board. अब 2003 में जब इन दोनों दोस्तों ने कंपनी को चालू की तो इनके पास इलेक्ट्रिक कार्स को लेकर कोई खास एक्सपीरियंस था नहीं, तो स्क्रैच से एक नया प्रोडक्ट डेवलप करना थोड़ा मुश्किल होता। तो कंपनी ने सोचा क्यों ना किसी ऑलरेडी बनाए हुए प्रोडक्ट पे काम किया जाए और उसी को डेवलप किया जाए। इस दौरान इनकी नज़र पड़ी T0 नाम की एक कार पर। AC Propulsion Systems T0, which is the first electric sports car. It was built in 1997. There are 3 of these in existence. This car was the test mule and the genesis and seed of the Tesla Roadsters that Tesla built and delivered, started delivering. T0 AC Propulsion नाम की एक कंपनी की प्रोटोटाइप हैंडमेड कार थी जो सिर्फ 3 पीसेस बनाए गए थे। AC Propulsion इस कार को कमर्शियली कुछ बहुत ज़्यादा डेवलप करना नहीं चाहती थी, क्योंकि AC Propulsion कंपनी का मेन फोकस इलेक्ट्रिक कार कंपनीज को एक्सेसरीज और पार्ट सप्लाई करना था, और सिर्फ एज अ फन प्रोजेक्ट इन लोगों ने T0 को डेवलप किया था। अब टेस्ला मोटर्स ने AC Propulsion के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसमें उन्होंने T0 को अपना बेस बनाकर प्रोडक्ट पर रिसर्च और डेवलपमेंट चालू की। टेस्ला मोटर्स अपने फर्स्ट प्रोडक्ट को रोडस्टर नाम से डेवलप कर रहा था।
T0 को बेस बनाकर रोडस्टर का पहला प्रोटोटाइप जो बना था वो लगभग 1040 किलोग्राम का था, जो 200 HP का पावर जनरेट करता था। ये गाड़ी 240 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती थी और 0 से 97 किलोमीटर पर आवर की स्पीड महज 4.07 सेकेंड्स में पा लेती थी। ये गाड़ी लेड एसिड बैटरी पर चलती थी। ये गाड़ी 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती थी और एक बार के चार्ज पर 130 से 160 किलोमीटर तक की रेंज दे देती थी। अब 2003 सितंबर तक कंपनी ने लेड एसिड बैटरी को लिथियम बैटरी से रिप्लेस कर दिया था। लिथियम बैटरी के लगने के साथ ही इस गाड़ी की रेंज 480 किलोमीटर तक पहुंच गई थी और इस गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड 240 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। डेवलपमेंट के दौरान T0 के स्ट्रक्चर में बहुत सारे चेंजेस किए गए और रोडस्टर को एक नया प्लेटफॉर्म देने की बात आई और स्ट्रक्चरल चेंज के लिए इन्होंने लोटस नाम की ब्रिटिश कंपनी को अप्रोच किया। लोटस कार मैन्युफैक्चरर्स को स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करती थी और टेस्ला मोटर्स ने लोटस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसमें उन्होंने 2500 स्ट्रक्चर्स को लेने की बात रखी। अब लोटस ग्लाइडर्स के इन स्ट्रक्चर पर T0 पे डेवलप की गई रोडस्टर को बेस किया गया और गाड़ियों का प्रोडक्शन चालू हुआ। कंपनी ने काफ़ी मेहनत के बाद इस प्रोडक्ट को तैयार कर लिया था और अब बारी थी इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने की। अब किसी भी प्रोडक्ट को सक्सेस बनाना है तो सबसे पहले उसकी डिमांड क्रिएट करनी होगी। अब अगर डिमांड क्रिएट करनी है तो कुछ अलग तो करना होगा, तो एक डिफरेंट सोच की बहुत ज़रूरत है और टेस्ला मोटर्स ने भी ऐसा ही किया। अब समस्या सबसे बड़ी ये थी कि इलेक्ट्रिक कार्स में लोगों को भरोसा था नहीं, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करना ज़रूरी था जिससे लोगों का इंटरेस्ट इस कंपनी में बने। तो कंपनी ने क्या किया होगा? बहुत दिमाग वाले लोग हैं ये और लोगों की साइकोलॉजी के साथ प्ले करना बहुत अच्छे से आता है इन्हें। तो नई रोडस्टर को लॉन्च करने के लिए इन्होंने स्कार्सिटी प्रिंसिपल को यूज़ किया। अब इकोनॉमिक्स का एक लेसन है जो कहता है कि अ लो सप्लाई एंड हाई डिमांड ऑफ एनी प्रोडक्ट कैन इंक्रीज इट्स वैल्यू। और अगर हम डिमांड और सप्लाई में कुछ चेंजेस करें तो यहाँ से हम स्कार्सिटी प्रिंसिपल को इफेक्ट में ला सकते हैं। मतलब प्रोडक्ट की अनअवेलेबिलिटी का एक फील होता है जो लोगों में पास ऑन किया जा सकता है, जो इस प्रोडक्ट को थोड़ा रेयर बना देगा और लोगों का इंटरेस्ट इसमें बढ़ जाएगा। तो स्कार्सिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी प्रोडक्ट को पाना जितना मुश्किल बन जाता है उसकी डिमांड उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है और इसी प्रिंसिपल पर काम कर टेस्ला मोटर्स ने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना तय किया। अब इस प्रिंसिपल का एक और क्लासिक एग्जांपल था जिसे स्नैपचैट ने यूज़ किया था। स्नैपचैट ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, स्नैपचैट स्पेक्टाकल। स्नैपचैट का स्पेक्टाकल एक चश्मा होता था जिसमें साइड में एक कैमरा होता था और इस चश्मे का काम सिर्फ इतना था कि ये यूज़र के पर्सपेक्टिव से 10 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड करता था। अब आप समझ सकते हैं कि ये चश्मा कितना यूजलेस था, लेकिन फिर भी स्कार्सिटी प्रिंसिपल को यूज़ कर स्नैपचैट ने इस चश्मे को बहुत ज़्यादा हिट बना दिया था। कैसे? स्नैपचैट स्पेक्टाकल किसी भी ऑनलाइन रिटेल या रिटेल स्टोर से नहीं बेचा जाता था और इन्हें बेचने के लिए एक पर्टिकुलर टाइप की वेंडिंग मशीन्स का यूज़ किया जाता था। ये वेंडिंग मशीन्स कब, कहाँ, कैसे प्लेस होगी ये किसी को पता नहीं होता था और इसका प्रोपागेंडा स्नैपचैट सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू करता था। स्नैपचैट रैंडम समय पे रैंडम जगहों पर इन मशीन्स को लाकर रख देता था और अचानक किसी जगह पर इस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी का एक सेंसेशन क्रिएट करता था और लोगों की लाइन लग जाती थी इस प्रोडक्ट को लेने के लिए। देखते ही देखते ये वेंडिंग मशीन स्टॉक आउट हो जाती थी और काफ़ी लोगों को खाली हाथ भी लौटना पड़ता था। इस तरीके से इस प्रोडक्ट को इतना रेयर बना दिया गया कि लोगों के अंदर इन्हें पाने की ललक बढ़ गई। हालांकि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, इसलिए कुछ समय बाद लोगों का इंटरेस्ट इसमें ख़त्म हो गया और स्नैपचैट को इन स्पेक्टाकल्स को लास्ट में बंद करना भी पड़ा और काफ़ी सारा लॉस भी लेना पड़ा। लेकिन इसी स्कार्सिटी प्रिंसिपल को टेस्ला ने इनसे पहले यूज़ किया था। 19 जुलाई 2006 में सेंटा मोनिका कैलिफोर्निया में टेस्ला ने अपनी रोडस्टर को लॉन्च किया। इस कार को लॉन्च करने के लिए सिर्फ 350 लोगों को स्पेशल इनविटेशन पर बुलाया गया सेंटा मोनिका एयरपोर्ट के बार्कर हैंगर पर। अब आप समझ सकते हैं कि अगर आप इन 350 लोगों में हैं तो अपने आप को कितना इम्पोर्टेंट फील करेंगे और अगर आप इन 350 लोगों की लिस्ट में नहीं हैं तो आपका ईगो कितना हर्ट होगा। तो इस ग्रैंड लॉन्च के साथ जो फर्स्ट सिग्नेचर 100 टेस्ला रोडस्टर्स थी वो सिर्फ 3 हफ्तों में बिक गई थी और सेकेंड 100 रोडस्टर्स अक्टूबर 2007 तक सोल्ड आउट हो चुकी थी। इस गाड़ी का जनरल प्रोडक्शन मार्च 17, 2008 में चालू हुआ। जनरल प्रोडक्शन की फर्स्ट कार 2008 में टेस्ला चेयरमैन और प्रोडक्ट आर्किटेक्ट इलॉन मस्क को दी गई और कंपनी ने 500 सिमिलर व्हीकल्स जून 2009 तक डेवलप किए। जुलाई 2009 में टेस्ला ने इस प्रोडक्ट को अपग्रेड किया और 2010 के लिए नई रोडस्टर मॉडल को भी डेवलप किया गया। जो नया मॉडल था वो 0 से 97 किलोमीटर पर आवर की स्पीड सिर्फ 3.7 सेकेंड्स में ले लेता था। जो पुरानी रोडस्टर जो कि 3.9 सेकेंड्स लेती थी उससे तेज थी।
रोडस्टर की कीमत 1,12,000 US डॉलर्स हुआ करती थी, जो कि इस समय की सबसे एक्सपेंसिव गाड़ियों में से एक थी। टेस्ला ने 2012 तक लोटस ग्लाइडर्स पर बेस्ड रोडस्टर को डेवलप किया और लगभग 2,500 गाड़ियां बेची। 2,500 लोटस ग्लाइडर्स के कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने के साथ टेस्ला ने रोडस्टर का प्रोडक्शन बंद कर दिया। टेस्ला ने रिवील किया कि रोडस्टर की सेल्स लगभग $20 मिलियन की थी, जिसमें से $1 मिलियन टेस्ला का प्रॉफिट था। लगभग 2,450 कार यूरोप और यूएस में बेची गई। हालांकि रोडस्टर का प्रोडक्शन बंद हो चुका था, लेकिन टेस्ला मोटर्स अपनी एक आइडेंटिटी बनाने में सक्सेसफुल हो चुकी थी और टेस्ला मोटर्स एक प्रीमियम कार सेगमेंट में अपनी एंट्री कर चुकी थी। अब चूंकि टेस्ला $1 ट्रिलियन से ऊपर की कंपनी है, तो इस कंपनी के बारे में एक वीडियो में तो पूरी जानकारी नहीं दी जा सकती। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिस कंपनी को और भी लार्जर देन लाइफ बनाते हैं, जो आने वाले पार्ट्स में हम ज़रूर कवर करेंगे। और इस कंपनी के बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। तो हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और अगर लाइक का बटन दबाएंगे तो यूट्यूब को भी अच्छा लगेगा और ज़्यादा लोगों तक मुझे यूट्यूब पहुँचाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।